Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, शिक्षक भर्ती 2021 हेतु साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 14 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें शिक्षा मनोविज्ञान के कुल 20 प्रश्न शामिल होंगे। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कोशिश होना चाहिए कि 15 क्वेश्चन आप सही कर दो मित्रों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद में आपके 60 प्रश्नों का शिक्षण वीडियो का टेस्ट आ रहा है दोनों लेवल के लिए। टोटल 60 प्रश्न, बहुत ही लाजवाब शिक्षण वीडियो के क्वेश्चन है, उसको भी ज़रूर अटेंड करिएगा मित्रों। पहला क्वेश्चन इसमें है आपके, शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहित करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर और परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो मित्रों, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला जो परिवर्तन है, आप रटने को प्रोत्साहन करके बच्चे को ये कहा जाए कि भाई आप रटिए इस चीज़ को, तो क्या फिर हम अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन ला सकते हैं? नहीं। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर भी नहीं, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर भी नहीं, बल्कि जो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है मित्रों, इसको अपनाकर, जिसमें बालक सक्रिय रहता है, सक्रिय भूमिका में, इसी पद्धतियों को अपनाकर आप अधिगम पर बल देने वाले परिवर्तन ला सकते हो। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 1 में। चले नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सके, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना और शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। तो साथियों, समावेशी शिक्षा का मतलब है जहाँ सभी बच्चे एक साथ पढ़े, वो कहलाती है समावेशी शिक्षा। तो यहाँ पर देखिए, नियमित जो विद्यालय है उसमें सभी प्रकार के जो बालक हैं उनका बिना किसी भेदभाव के आप स्वागत करोगे, मतलब सभी को एक साथ पढ़ाओगे, तो उसको ही हम समावेशी शिक्षा कहेंगे। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों प्रश्न संख्या 2 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। साथ में मैं आपको बता दूं कि जो बीएड वालों को लेवल 1 में शामिल किया गया है, उसके संदर्भ में एक वीडियो बनाऊंगा साथियों। तो जो बीएड वाले हमारे भाई बहन हैं और जो बीएसटीसी वाले हमारे भैया बहन हैं, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, मुझे पता है बहुत सारी टेंशन कई लोगों के चेहरों पे आई है, कई लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी आई है, आप कुछ भी समझ लीजिए इस चीज़ को, लेकिन आप निश्चिंत होकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा साथियों। बहुत ही शानदार विश्लेषित तरीके से वीडियो में बनाने वाला हूँ, लेवल 1 वालों के लिए भी और लेवल 2 दोनों की ही हम बात करेंगे उसमें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? तो देखिएगा, शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का जो विकास है कि बालक के अंदर शर्म उत्पन्न होना, गर्व का आना, ये बाल्यावस्था में विकसित होता है साथियों। दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 3 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। सही कथन का चयन कीजिए। संवेदना जीवन का प्रारंभिक व सरल अनुभव है, संवेदना सरल अनुभवों की जटिलता है, संवेदना अनुभव स्मरणात्मक है और संवेदना मस्तिष्क की द्वितीय अनुक्रिया है। तो मित्रों देखिएगा, संवेदना सरल अनुभव की आप जटिलता तो कह नहीं सकते हो, द्वितीय अनुक्रिया भी नहीं है, बल्कि ये जीवन का प्रारंभिक और सरल अनुभव है। क्योंकि बालक जब शुरू में ज्ञान अर्जित करता है तो संवेदनाओं के माध्यम से ही अर्जित करता है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, इसका संबंध है शारीरिक विकास से, ध्यान के विकास से, भाषा के विकास से, मानसिक विकास से। तो मित्रों, संवेदना से हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, तो ज्ञान का संबंध किससे होता है? मानसिक विकास से। इसलिए चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 5 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। तो मित्रों प्रश्न नंबर 6 है, सब मूल प्रवृत्तियां सब व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं मिलती, शिशु रक्षा संबंधी मूल प्रवृत्ति पुरुष की बजाय स्त्री में अधिक होती है। यह किसने कहा है? BN भाटिया ने, BN झा ने, मैकडूगल ने और वैलेंटाइन ने। तो साथियों, ये कथन क्या कह रहा है?
सब मूल प्रवृत्तियां सब व्यक्तियों में समान मात्रा में नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। जैसे शिशु रक्षा की अगर हम बात करें तो ये मूल प्रवृत्ति स्त्रियों में ज़्यादा होती है पुरुषों के बजाय। उपरोक्त जो कथन है ये बी.एन. झा के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? बी.एन. झा के द्वारा। तो मित्रों दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 6 में। चलिए आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। साथियों प्रश्न नंबर 7 है, जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे के सीखने की योग्यता नहीं है और बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है या सीखने की योग्यता, ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गए। देखिएगा बच्चा किसी कार्य को कर रहा है, वो उबने लग रहा है, तो इसका मतलब वो यांत्रिक रूप से वो कार्य बार बार हो रहा है, बार बार यांत्रिक रूप से, व्यवहारिक रूप से नहीं हो रहा है बल्कि वो यांत्रिक रूप से हो रहा है। तो ऐसे कार्यों में बालक उबने लग जाते हैं साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 7 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। मित्रों प्रश्न नंबर 8 है, सीखने की प्रक्रिया में छात्र द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि भाई छात्र ने कोई त्रुटियां कर दी तो फिर कौन सा कथन सर्वोत्तम रहेगा? विद्यार्थियों को कभी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है, त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है और विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है। तो मित्रों त्रुटियां नहीं करना चाहिए, त्रुटियां तो सबसे होती है, कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर देता है, विद्यार्थी की लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, ये सभी चीज़ें गलत है साथियों। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का ही भाग है, क्योंकि देखिएगा बालक किसी चीज़ को सीखने में त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, तो वो उस चीज़ को सीखने में आगे ही बढ़ रहा है, क्योंकि असफलता से ही पता चलता है कि वास्तव में हम कहाँ गलत थे, वास्तव में हमने क्या गलत किया। विकल्प नंबर 2 सही है, सॉरी 2 क्या तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। मित्रों 9वां क्वेश्चन है, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक सजीव एक अधिगम है, अधिगम अभ्यास का परिणाम है, अधिगम समायोजन है और अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। तो मित्रों प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि हम केवल यह देख पाते हैं कि निरंतर सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं और उसको हम अनुभव नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है साथियों। चौथा विकल्प सही है, बस समायोजन परिणाम प्रत्येक सजीव, ऐसी तो कोई बात इस लाइन में आई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो रहा है तो मतलब हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। विकल्प नंबर 4 सही है साथियों प्रश्न संख्या 9 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो मित्रों प्रश्न नंबर 10 है आपके, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के अध्यापन के लिए अधिक उपयोगी सिद्धांत है। जो बालक धीमी गति से सीखते हैं उन बालकों के लिए कौन सा सिद्धांत अधिक उपयोगी रहेगा? थॉर्नडाइक का प्रयास त्रुटि, थ्रस्टन का सिद्धांत, कोलर का अंतर्दृष्टि, हल का पुनर्बलन। तो साथियों देखिएगा जो बच्चे धीमी गति से सीख रहे हैं मतलब आराम आराम से सीख रहे हैं तो फिर वहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने जो अपना सिद्धांत दिया है साथियों, अभ्यास का नियम, इसमें एक नियम दिया है जिसमें बार बार अभ्यास करने से एक जो अनमेच्योर आदमी होता है वो भी उस कार्य को बड़ी आसानी से कर सकता है साथियों। तो इस प्रकार प्रथम विकल्प सही है, जैसे करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर परत निशान। तो साथियों एक जब रस्सी पत्थर को काट देती है तो उसी प्रकार जो धीमी गति से सीखने वाले बालक है वो भी बहुत आगे जा सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। अभिकर्मित अधिगम सामग्री में वैयक्तिक विभिन्नताओं का ध्यान रखा जाता है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि छात्र अपनी गति से सीख सके, सामग्री बहुत रोचक होती है, सामग्री को आसान ढंग से प्रस्तुत किया जाता है और सामग्री बहुत आकर्षक होती है। तो आकर्षक रोचक तो एक चीज होगी, दोनों गलत हो गए। अभिकर्मित अधिगम सामग्री कहती है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं इसका ध्यान रखा जाए, मतलब विद्यार्थी अपनी गति से सीखे। जैसे एक प्रतिभाशाली बालक है तो वो जल्दी सीख जाता है तो उसके लिए वैसा ही शिक्षण हो, सामान्य के लिए अलग हो, मंद बुद्धि के लिए अलग हो। इस प्रकार से साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता को यह प्रदर्शित कर रहा है। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 11 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, चिंतन अनिवार्य रूप से एक
संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक परिघटना है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है और भावात्मक व्यवहार है। तो मित्रों, चिंतन की अगर हम बात करें तो चिंतन समस्या समाधान के लिए किया जाता है और समस्या समाधान करने के लिए हम अपने मस्तिष्क का उपयोग करते हैं और मस्तिष्क एक संज्ञानात्मक गतिविधि के अंतर्गत आ जाती है। विकल्प नंबर 1 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 12 में नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13। एक बालक ने एक कुत्ते को डंडे से मारकर भगा दिया। अब जब भी कुत्ता बालक को देखता है तो तुरंत भाग जाता है। कुत्ते की यह सीखने की क्रिया किस प्रकार की है? अनुकरण प्रवृत्ति द्वारा सीखना, संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, सूझ द्वारा सीखना और प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखना। तो मित्रों देखिएगा, बालक कुत्ते को डंडे से मारकर भग रहा है, जब भी वो कुत्ता उस बालक के सामने आता है तो वो तुरंत भाग जाता है। तो ये फिर जो पावलोव का सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये चीजें चल रही है और इसमें है संबद्ध सहज क्रिया द्वारा सीखना, मतलब अनुबंधन जिसको हम कहते हैं प्राचीन वाला। दूसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 13 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14। निम्न में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? आप अधिगम को अभिप्रेरित कर रहे हो तो पुरस्कार, मिलजुल कर काम रहने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना और बच्चे के अनुभवों को जोड़ना। तो साथियों देखिए, अनुभवों को जोड़ना, मिलजुल कर काम करने की प्रवृत्ति को रोचक बनाना, ये तो अभिप्रेरित करने के अच्छे तरीके। लेकिन पुरस्कार देना सबसे कम यूज होना चाहिए साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए सजीव वस्तुओं के स्थान पर जानवरों के, लोगों के स्थान पर जानवरों के, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं के और वयस्क के स्थान पर बालकों के। तो साथियों जो 3 से 10 वर्ष की आयु के जो बालक है उनके लिए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर सही रहेगा साथियों? ये बनाया गया है। तो इसमें है लोगों के स्थान पर जानवरों के जो चित्र हैं वो बताए जाते हैं साथियों, लोगों के स्थान पर। दूसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 15 में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। व्यक्तित्व का प्रकार अ प्रस्तुत किया किसने किया? तो साथियों व्यक्तित्व अ प्रकार का और व्यक्तित्व बी प्रकार का, ये जो प्रकार प्रस्तुत किया गया है ये किया गया है फ्रीडमैन और रोजनमैन के द्वारा साथियों। किनके द्वारा? फ्रीडमैन और रोजनमैन के द्वारा। चौथा विकल्प सही है प्रश्न 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी थी? 13, 14, 15, 16। तो साथियों देखिए वैसे तो कुल महत्वपूर्ण 35 बताए, इसमें से जो 23 है वो सामान्य व्यक्तियों में और जो 12 है वो असामान्य व्यक्तियों में पाए जाए। इन 23 में से भी सबसे महत्वपूर्ण 16 शील गुण इन्होंने बताए हैं। तो इस प्रकार आपका जो चौथा विकल्प है 17वें क्वेश्चन में वो ही सही आंसर रहेगा साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। व्यक्तित्व शोध के क्षेत्र में आलपोर्ट ने जिस उपागम को पसंद किया उसे कहा जाता है? तो साथियों ये जो भावमूलक उपागम है इसमें क्या एक बार में एक ही व्यक्ति पर शील गुणों के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। तो विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न 18 में। चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। शिक्षण में संपूर्ण उपागम की संस्तुति दी जाती है क्योंकि इससे शिक्षक को दैनिक कार्य योजनाओं के निर्माण से मुक्ति मिल जाती है, यह अतिरिक्त बल प्रदान किया जाता है, यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करता है और यह परीक्षण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है। तो साथियों देखिएगा, संपूर्ण उपागम की संस्तुति इसलिए दी जाती है ताकि यह शिक्षण को सार्थक दिशा निर्देश प्रदान करे साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न 19 में। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हो साथियों, बिल्कुल मैं डाउट का सॉल्यूशन जरूर करूंगा। बाकी अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन ये जो लाल बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है इस पर जरूर क्लिक कीजिए साथियों, ताकि हमें मोटिवेशन मिले जब चैनल पे लोग जुड़ेंगे तो। बिल्कुल देखिएगा 20वें क्वेश्चन को। बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा है मस्तिष्क में तर्क करने का गुण, अनुभव से प्राप्त करने की योग्यता, जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण और नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन का गुण। तो मित्रों बुद्धि के विषय में जो आधुनिक अवधारणा है वो है जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। वैसे तो तर्क करना, अनुभव प्राप्त करना, नवीन परिस्थितियों के प्रति समायोजन, ये सभी ही बुद्धि के विषय में आ जाते हैं। लेकिन आधुनिक की बात की जा रही थी, आधुनिक में साथियों देखिएगा
यहाँ पर आपके बुद्धि के विषय में आधुनिक अवधारणा क्या है? जीवन की समस्याओं को हल करने का गुण। तीसरा विकल्प सही है साथियों प्रश्न 20 में। तो आज के हम 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के पढ़ चुके हैं। बाकी 60 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के, बाई चांस एक आध या दो उसमें कोई मिस्टेक हो जाए बाई चांस जो मेरे ध्यान में नहीं आए, तो आप उस पर भी कमेंट करके जा सकते हो साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी लोगों को।